नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुबह 7 बजे के इस 20 मिनट शो में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि यदि आप प्री की तैयारी कर रहे हैं, आर ओ की तैयारी कर रहे हैं, बीयू की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है। और ये जो 20 मिनट शो मंडे टू सैटरडे लगातार चलता है, ये एक प्रैक्टिस शो है जिसमें मैं 4 सवालों के साथ आपको 40 बातें बताता हूँ। ऐसी 40 बातें जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होती हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट होती हैं, भविष्य में आने वाले एग्ज़ाम में आपकी मदद करती हैं। ठीक है। तो आई होप आप सभी इसको एंजॉय भी करते होंगे और अपने दोस्तों के मध्य शेयर भी करते होंगे। मेरी अपेक्षा है कि आप इसे अपने दोस्तों के मध्य ज़रूर शेयर किया करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कुछ पहला सवाल आपका ये है। पहला स्टेटमेंट लिखा है, संविधान सभा एक संप्रभु निकाय थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज सॉवरेन बॉडी। संविधान सभा ने समितियों के माध्यम से कार्य किया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क थ्रू कमेटीज। उपर्युक्त कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर आपको बताना है, यानी इन दोनों स्टेटमेंट में आपको सही उत्तर बताना है। संप्रभु का मतलब आप समझते हैं। संप्रभु का मतलब ये होता है कि ऐसा निकाय जो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में पूरी तरीके से स्वतंत्र हो। ऐसी बॉडी जो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में पूरी तरीके से स्वतंत्र हो, उसे हम संप्रभु निकाय कहते हैं। संविधान सभा की यदि आप बात करें तो स्वतंत्रता से पहले संविधान सभा के लिए आप कह सकते थे कि फुल्ली सॉवरेन नहीं थी। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा में 3 परिवर्तन आए थे सबसे महत्वपूर्ण। स्वतंत्रता के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो चेंज आया था, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चेंज, इसकी जो स्ट्रेंथ थी 389 से घट के ये 299 हो गई थी। ठीक है। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक सॉवरेन बॉडी बनी, संप्रभु निकाय बनी। और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सिर्फ संविधान निर्माण का ही कार्य नहीं करेगी, बल्कि विधायिका के रूप में, यानी इंटरिम पार्लियामेंट के रूप में भी कार्य करेगी। सामान्य कानून बनाने का भी कार्य करेगी। जब सामान्य कानून बनाने का कार्य कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा करेगी, तब उसकी अध्यक्षता करेंगे गणेश वासुदेव मौलंकर। और जब संविधान बनाने का काम करेगी, तब उसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। तो संविधान सभा एक संप्रभु निकाय थी, बिल्कुल ठीक है, सॉवरेन बॉडी थी, इसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं था। समितियों के माध्यम से कार्य किया, जी हाँ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने समितियों के माध्यम से कार्य किया, क्योंकि समितियों ने संविधान सभा के बोझ को कम किया और सभा को एक्सपर्टाइज प्रदान की। संविधान सभा को एक्सपर्टाइज प्रदान की, जैसे सबसे महत्वपूर्ण समिति में एक ड्राफ्टिंग कमेटी। संविधान का पहला मसौदा प्रस्तुत किया था वी एन राव ने, और उस पर विचार करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, जिसने संविधान का फाइनल ड्राफ्ट दिया। और उसी ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो फाइनल ड्राफ्ट दिया, उसी पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट्स हुई और जाके अपना अंतिम संविधान बना। प्रारूप समिति, जिसके चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर थे। यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी, ये सब समितियां थीं जिन्होंने संविधान को बनने में अपना योगदान दिया। तो संविधान सभा ने समितियों के माध्यम से कार्य किया। एक तरह ऐसे कुछ स्टेटमेंट और पूछे जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड थी या नॉमिनेटेड? तो इलेक्टेड नॉमिनेटेड दोनों थी, निर्वाचित मनोनीत दोनों थी। समितियों के माध्यम से कार्य किया, यस, अभी कुछ समितियां मैं आपको बताऊंगा। अभी समितियों के माध्यम से कार्य किया। क्या बहुदलीय निकाय थी? जी हाँ, मल्टी मेंबर बॉडी थी, क्योंकि एक से अधिक दल थे, कांग्रेस के अलावा भी अन्य दल थे। बहुदलीय निकाय थी, जी हाँ। क्या प्रतिनिधि निकाय थी? ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी, जी हाँ। ठीक। तो ये जो स्टेटमेंट में सवाल इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। संविधान सभा संप्रभु निकाय थी, तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा। संप्रभु निकाय सॉवरेन बॉडी, यस। मल्टी मेंबर बॉडी बहुदलीय निकाय, यस। इलेक्टेड, ओनली इलेक्टेड, गलत हो जाएगा। ओनली नॉमिनेटेड, सिर्फ मनोनीत, सिर्फ निर्वाचित, गलत हो जाएगा। इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों थी, यस। समितियों के माध्यम से कार्य किया, समितियों के माध्यम से कार्य किया, यस। सर्वसम्मति से संविधान बनाया, यस। ठीक है। प्रतिनिधि निकाय थी, अलग अलग वर्गों का, महिलाओं का, पुरुषों का, अलग अलग जातियों का, समुदायों का रिप्रेजेंटेशन हुआ, प्रतिनिधि निकाय थी, यस। तो ये सब स्टेटमेंट में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों आपका सही हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर, कौन सा सही सुमेलित है? संघ शक्ति समिति नेहरू, संघ संविधान समिति नेहरू, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, कार्य संचालन समिति के एम मुंशी। सभी सत्य है। पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित है। तो अभी थोड़ी देर पहले इस बात पर चर्चा हुई कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने समितियों के माध्यम से कार्य किया, छोटी बड़ी समितियां बनी। कुछ समितियां मैं यहाँ पर मौखिक रूप से बोल रहा हूँ, आप सुनिएगा। ड्राफ्टिंग कमेटी,
इसके चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर थे। यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी और राज्यों के लिए समझौता समिति। संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, राज्यों के लिए समझौता समिति, इसके चेयरमैन नेहरू थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, अल्पसंख्यकों और मौलिक अधिकार के लिए सलाहकारी समिति यानी प्रांतीय संविधान समिति। माइनॉरिटीज और फंडामेंटल राइट्स के लिए सलाहकार समिति, इसके चेयरमैन सरदार पटेल थे। स्टीयरिंग कमेटी, फ्लैग झंडा समिति, संचालन समिति, प्रक्रिया नियम समिति, इसके चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद थे। कार्य संचालन की बात की जाएगी तो चेयरमैन के.एम. मुंशी। सदन समिति पट्टाभी सीतारमैया। कुछ उप समितियां भी पूछी जाती हैं, जैसे अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति H.C. मुखर्जी चेयरमैन थे। मौलिक अधिकार उप समिति J.B. कृपलानी इसके चेयरमैन थे। ठीक है, तो यहां पर ये तीनों आपका चारों सही लिखा हुआ है, डी आंसर हो जाएगा। संविधान सभा की पांडुलेखन समिति में 7 लोग थे। संविधान सभा ने सर्वसहमति से भारत का संविधान बनाया। सचिव H.V. अयंगर थे। पांडुलेखन समिति उसी ड्राफ्टिंग कमेटी का नाम है, इसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है। ठीक है, पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है, प्रारूप समिति भी कहा जाता है। तो संविधान सभा की पांडुलेखन समिति में यानी प्रारूप समिति में 7 लोग थे। हाँ, 6+1, 6 सदस्य और एक डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, कौन कौन था ऐसे समझिए, जैसे ये कान से नाक तक, ये एक फर्जी सी ट्रिक है। हालांकि अध्यक्ष आप जानते हैं डॉक्टर अंबेडकर थे प्रारूप समिति के। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर। के से कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, ए से अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के से क्या कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, ए से अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन से एन गोपाला स्वामी अयंगर, एन गोपाला स्वामी, से सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन से एन माधव राव। ठीक है, टी से टी कृष्णामाचारी। ठीक है, इतने लोग ड्राफ्टिंग कमेटी में थे और अंबेडकर अध्यक्ष थे। लिखा सर्वसहमति से संविधान। तो भारत का संविधान किसी मेजोरिटी का परिणाम नहीं है। भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद सीटों की संख्या 299 रह गई और बाद में 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए। 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए, तो इससे ये कह सकते हैं कि सर्वसहमति का परिणाम था। दोनों सही है। संविधान सभा के सेक्रेटरी H.V. अयंगर थे। अस्थायी उपाध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। प्रोविजनल प्रेसिडेंट, माफ कीजिएगा, प्रोविजनल अस्थायी अध्यक्ष। देखो इसमें अधिकारियों में आप कंफ्यूज मत होइए, सब बता दे रहा हूं एक ही बार में। अस्थायी अध्यक्ष, प्रोविजनल प्रेसिडेंट, अस्थायी उपाध्यक्ष, प्रोविजनल वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, फिर आ जाते हैं अध्यक्ष, फिर आ जाते हैं उपाध्यक्ष। ठीक, यहां कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा ही क्यों? क्योंकि सबसे सीनियर मोस्ट थे, वरिष्ठता के आधार पर बनाया गया। फ्रैंक एंथनी, एंग्लो इंडियन के जो नेता थे फ्रैंक एंथनी, उन्हें बनाया गया। अध्यक्ष बाबूजी बने राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी और एक नाम और आता है V.T. कृष्णामाचारी का। सचिव H.V. अयंगर। संवैधानिक सलाहकार V.N. राव, वेनेगल नरसिंह राव। संवैधानिक सलाहकार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। ठीक, तो यहां पर ये भी सही लिखा है आपका, ये भी सही लिखा है, ये भी सही लिखा है, 3 का तीनों स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट आपका है, ये भी संविधान सभा से संबंधित ही सवाल है। संविधान सभा का गठन लिखा हुआ क्रिप्स मिशन की सिफारिश पर हुआ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ क्रिप्स मिशन। थोड़ा आज गला बैठा है मेरा, बोलने में दिक्कत हो रही है, इसलिए धीरे है आवाज। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ क्रिप्स मिशन। संविधान सभा वयस्क मताधिकार पर बनी। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज। तीसरा, संविधान सभा सिर्फ मनोनीत निकाय थी।
तो देखो, संविधान सभा की मांग की यदि आप बात करें तो पूरी कहानी सुनाता हूँ। सबसे पहले संविधान सभा की मांग करने वाले व्यक्ति भारतीय जो थे वो बाल गंगाधर तिलक थे। 1895 में उन्होंने इस बात की मांग करी उन्नीस कि भारत के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। 1922 में गांधी जी ने भी कहा कि भारतीयों का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाना चाहिए। 1924 में 1924 में मोतीलाल नेहरू को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटिश संसद में भाषण देने का मौका मिला तो उन्होंने संविधान सभा की मांग की। पहली पार्टी जिसने संविधान सभा की मांग की वो स्वराज पार्टी थी। औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग करने वाले व्यक्ति मानवेंद्र नाथ रॉय, एम एन रॉय थे। आंशिक रूप से संविधान सभा की बात करने वाला मिशन या प्रस्ताव अगस्त प्रस्ताव था। स्पष्ट रूप से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करने वाला मिशन क्रिप्स मिशन था, लेकिन क्रिप्स मिशन की सिफारिशों को माना नहीं गया। संविधान सभा का गठन भारत देश में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ। 1946 में 1946 में कैबिनेट मिशन आया और कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा वयस्क मताधिकार पर बनी थी? जी नहीं। वयस्क मताधिकार का मतलब होता है एक उम्र सीमा जिसे वयस्कता कहते हैं। उसको प्राप्त कर लेने के बाद जब वोट देने का अधिकार मिल जाता है तो उसे वयस्क मताधिकार कहते हैं। संविधान सभा वयस्क मताधिकार के आधार पर बने 1938 में नेहरू जी ने यह डिमांड की थी। 1938 में नेहरू जी ने यह मांग की थी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर बने, लेकिन मेरे भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं बनी, क्योंकि उस समय वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, इसलिए उसका इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ। इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ वैसे ही चुनाव हुआ जैसे आज राष्ट्रपति का होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के एसटीवीएस सिस्टम से, समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति से। तो संविधान सभा क्रिप्स मिशन की सिफारिश पर इसका गठन हुआ? गलत है। क्रिप्स मिशन की सिफारिश पर नहीं हुआ, बल्कि कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ। वयस्क मताधिकार यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर बनी थी, वयस्क मताधिकार पर बनी थी? नहीं, गलत हो जाएगा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के एसटीवीएस सिस्टम से एंगल सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम बाय द मीन्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। सिर्फ नॉमिनेटेड थी? नहीं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों थी, यानी निर्वाचित और मनोनीत दोनों थी। तो इसमें एक भी स्टेटमेंट आपको नहीं सही है और पूछ रहा है सही कथन बताइए, तो इसमें हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। आज के जो सवाल थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड थे, यानी संविधान सभा से रिलेटेड थे। तो संविधान सभा से रिलेटेड ढेर सारी बातें आपने समझी होंगी। कुछ ट्रैप्स बनते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड सवालों में, तो उसको ध्यान से पढ़ा करिए। जैसे कभी कभी ओनली लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, सिटीजन लिखा है, तो वहाँ ट्रैप होने की यानी जाल होने की संभावनाएं होती हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। साथ ही साथ मेरे भाई आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे। क्लास का लिंक अपडेट यहाँ मिलता रहता है। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊँ, यदि आप अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़ के करना चाहते हैं, यूपी पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, या आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, या बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, तो इसके लिए प्री का भी, मेंस का भी और प्री मेंस का दोनों एक साथ बैच, तीनों के बैच उपलब्ध हैं रिकॉर्डेड मोड में स्टडी आईक्यू पर। इसके लिए भी प्री का भी, मेंस का भी और दोनों का कॉम्बो भी रिकॉर्डेड मोड में उपलब्ध है। इसके लिए तो हम लाइव 1100 प्लस घंटे का आपको बैच देते हैं। ठीक है, प्री का भी उपलब्ध है, केवल मेंस का भी है, लेकिन इसके लिए प्री मेंस अलग अलग ना लेके पहले कॉम्बो लेना चाहिए। पहले पूरा कंप्लीट पढ़िए, फिर मेंस पर जाइए। ठीक है, कैसे आप जानकारी ले सकते हैं? तो पहला तरीका ये है कि आप 9289996923 पर कॉल करिए। मेरा नाम है विपुल त्रिपाठी। बोलिए, मेरी क्लास से आए हैं, वो आपको बताएंगे कि आपने तैयारी कैसे करनी है, ये आपको बताएंगे। साथ ही साथ बैचेज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। ये कोड लगा दीजिएगा बाद में अगर आप ख़रीदना चाहें, तो इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। VL लाइव फैकल्टी कोड अगर कभी लगाया जाता है तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, खुद से कैसे परचेज कर सकते हैं, खुद से कैसे जान सकते हैं, तो देखिए ये। अच्छा, एक बात और बता दूं उससे पहले कि यदि आप पूरा का पूरा थ्योरी मुझसे पढ़ना चाहते हैं फ्री में, तो देखो एक लक्ष्मीकांत मैंने पढ़ाई है इस यूट्यूब चैनल पर। यूपी पीसीएस स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे
तो आप देखेंगे कि यहाँ एक लक्ष्मीकांत सीरीज है, जिसमें प्री के लिए मैंने 43 वीडियोस लक्ष्मीकांत के बनाए हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक, साथ ही साथ स्टडी आईक्यू पर जाके कैसे एनरोल कर सकते हैं, तो www.studyIQ.com पर जाइए और वहाँ जाइए आप पॉपुलर ऑनलाइन कोर्सेज में। पॉपुलर ऑनलाइन कोर्सेज में जाके आप क्लिक करिए स्टेट पीसीएस पर, फिर क्लिक करिए उत्तर प्रदेश पर। उत्तर प्रदेश पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर अलग अलग बैचेज हैं। अब जैसे आरंभ हमारा सबसे पॉपुलर बैच है, जिसमें प्री मेंस दोनों की तैयारी होती है। इसमें दो प्रकार हैं, गोल्ड, गोल्ड में सिर्फ सिलेबस पढ़ने को मिलता है, करंट अफेयर मैगजीन मिलती है, मेंटरशिप। और प्लेटिनम में गोल्ड वाला तो मिलता ही मिलता है, साथ साथ 5 बैच और किताबें एक्स्ट्रा मिलती हैं, एक प्री का बैच, एक मेंस का बैच, एक आपका एनसीईआरटी का बैच, एक एमसीक्यू का बैच और एक फाउंडेशन का एक्स्ट्रा बैच। ये 5 बैच एक्स्ट्रा मिलते हैं। बाय नाउ पे जाइए, मोबाइल नंबर आप इतना अपना एंटर करिए, मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद ओटीपी डालिए और यहाँ से आप एक कोड लगाइए VL लाइव, और कोड लगा के आप इसमें क्या कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को हमारे साथ जुड़ के और भी बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग कह रहे होंगे कि सर एडवर्टीजमेंट, देखिए यार कि कोचिंग का रोल बस ये है कि आपको वो मदद कर देते हैं कि चीज़ों को आसान बनाने में, सिलेबस को सरल बनाने में। मैं ऐसा कभी नहीं कहता कि आप खुद से नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल आप खुद से पढ़ सकते हैं, आप खुद से 100% पढ़ सकते हैं। लेकिन कोचिंग की भूमिका इसी में है कि वो चीज़ों को सरल बनाते हैं। कोचिंग की भूमिका इसमें है कि जो आप खुद से 6 महीने में तैयार करते हैं, हमारे साथ आप उसे 4 महीने में तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।